कम्युनिटी पोस्ट डाला, 24 घंटे के अंदर हमें सारी चीजें मिल गई। बट सारी चीजें मिल गई बिकॉज वहां के डीएसपी गोवा के वो मेरे फैन निकले, 2 एमएलएस का मेरे को मैसेज आ गया। मोटिवेशनल वीडियो देख के नहीं मिलने वाला, वो मोटिवेशनल शॉर्ट टर्म का रहेगा, एक डोपामाइन किक आएगा, उसके बाद आप शांत हो जाओगे। सर एक $1 बिलियन क्वेश्चन सर कि डू डिग्रीज मैटर इन स्टॉक मार्केट और नॉट? अब जब वीडियो आता है तो खतरनाक हेट कमेंट्स आ रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं क्यों, क्योंकि वो जो सोफे में बैठा हो, तो जिसको ये पूरा इंसिडेंट नहीं पता उसको ऐसा लग रहा है बॉडी लैंग्वेज से कि यार ये तो सेठ राजा जैसा बैठा हुआ है, देखो इसके अंदर कितनी अकड़ है, सामने इतना एक्सपीरियंस वाला इंटरव्यूअर बैठा और ये इतना अकड़ में बैठा हुआ है। ये सिंपल सी चीज पता है, इतने साल से मार्केट में हूँ तो ये मेरे को चीज पता है कि जब मार्केट धचका देता है ना, जब वो एक साथ गिरता है, तो उस समय पे लिक्विडिटी कहीं और से नहीं आएगी, वो यहीं से आएगी। रात को फटी पड़ी है बट जैसे तैसे करके वो है, मेरे को पता मैंने कैसे निकाला फिर कॉल। अच्छा, और सबसे खतरनाक चीज है, अब मैं एप्लीकेशन देने का चेंज करने के लिए अब तो रूम ही नहीं बचे कहीं पे, तो सब आई गेस मैंने भी ना कहीं पढ़ा था ये कि उसमें कहते हैं कि स्कोप कभी ना डिग्री में नहीं होता, स्कोप हमेशा इंसान में होता है। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है वो है मिस्टर अभिषेक कर। वैसे तो इनको कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर एक हल्का सा जो ऑडियंस 5-10% जो ऑडियंस है जो आपको नहीं जानती, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आपको आपके बारे में उनको थोड़ा बता सके। तो लक्ष्य, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए पॉडकास्ट में। आप बढ़िया काम कर रहे हैं, आगे भी कीजिए। बिकॉज आपने इंट्रोडक्शन का पूछा, तो यार साधारण सा इंसान हूँ। 11 वर्ष से 11 ईयर से मैं हूँ स्टॉक मार्केट में। जाहिर सी बात है, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ट्राई करी हैं, चाहे इंट्राडे हो, चाहे पोजिशनल हो, स्विंग्स हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो। धीरे धीरे करके अपनी सही स्टाइल पकड़ी है। अभी हाल फिलहाल में मैं स्कैल्प करता हूँ और स्विंग ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा मैं काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में निवेश करता हूँ। करीब करीब 11 स्टार्टअप्स पे मैंने निवेश करके रखा हुआ है। रियल एस्टेट पे थोड़ा बहुत, वो बाहर से अलग से, ये सारे हमारे तरीके होते हैं जिससे हम थोड़ा बहुत मल्टीपल एवेन्यू सोर्सेज। जो ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं वो शायद मेरे यूट्यूब चैनल के कारण जानते हैं, अभिषेक करके नाम से है, जिसपे एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो शायद 6,60,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी ठीक ठाक फॉलोइंग है, और ट्विटर पे भी मेरी ठीक ठाक फॉलोइंग है। तो मेरा काम केवल है फाइनेंस की दुनिया में थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करना, ह्यूमर के साथ, मजा मस्ती के साथ, एंड साथ में अपनी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और बाकी सारी चीजें देखना। सो दैट वाज ऑल माय इंट्रोडक्शन। सर आपने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स अपनी छुपा दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ सर। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है सर। 4 टाइम्स टेडेक्स स्पीकर, आप जो स्टॉक्स में भी फीचर हुए, फाइनेंस जी कम्युनिटी में आप इकलौते हो जिसने 4 टाइम्स टेडेक्स दिया है। ठीक जी है, ट्रेडिंग भी कर जी रहे हो, यूट्यूब फेम भी जी। है। तो सर आपको अभी क्या मतलब मोटिवेट करता है रोज उठ के काम करने के लिए, मतलब व्हाट कीप्स यू गोइंग सर? यार तो थैंक यू फॉर दिस कंसिडरेशन कि आपने ये चीज बोली। बाय द वे मैं आपको बता दूं, वो मेरे को प्रोफाइल में चेंज करना है। आई एम आल्सो विनर ऑफ 103 अवार्ड्स, हाँ 103। अब वो रह गया था तो मैंने सोचा आप ऐड कर रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। एंड काफी सारे कॉलेजेस, चाहे वो आईआईटीज हो, 4 प्रमुख आईआईटीज में सेशंस के लिए बुलाया गया है, आईएम्स हो गए। अभी हाल फिलहाल में जस्ट सेशन के पहले भी एक आईएम को ही रिप्लाई कर रहा था अबाउट माय अवेलेबिलिटी। तो इस हिसाब से काफी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी और ये सब दिया हुआ है। तो ये देखिए, मोटिवेट तो मुझे ये करता है कि जीवन में खाली नहीं बैठे रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। एंड बिकॉज फाइनेंस में काफी ज्यादा रुचि है, फाइनेंस और बिजनेस की दुनिया में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, काफी रुचि है, तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इस पे करते जाए। और ये कंटेंट की दुनिया एक ऐसी होती है ना जो आपको हर दिन चैलेंज करती है। जैसे मार्केट क्या होता है, मार्केट एक अमीबा की तरह है, हर दिन इसका शेप बदलता रहता है, हर दिन एक नया चैलेंज रहता है। उसी तरीके से कंटेंट की दुनिया, आप भी जैसे अभी अपना आप चैनल्स चला रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार हमको कुछ नया क्रिएटिव सोचना है, गेस्ट कैसे लाएं, किस प्रकार से हम थंबनेल बनाएं, किस तरह से डिलीवर किया जाए। तो ये जो चैलेंजिंग चीज रहती है ना, वो मुझे काफी अच्छी लगती है। तो मेरा बचपन से मैं काफी क्यूरियस और चैलेंजिंग एक्टिविटीज करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को जो मोटिवेट करता है, और एक चीज मेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि एक सूरत में इवेंट था, इवेंट से जस्ट मैं बाहर निकला, इनवाइट किया था, 5,000 लोग थे वहां पे। बाहर निकला तो वहां पर एक स्पेशली एबल्ड एक व्यक्ति थे, जिनके दुर्भाग्यवश पैर नहीं थे, लेकिन ही स्पेशली एबल्ड। तो वो जब मेरे को कहे कि सर मैंने आपकी वीडियोस देख के अपनी साइकोलॉजी इतनी सुधार ली है कि मैं शेयर मार्केट से पैसा बना रहा हूँ और अपने घर को चला रहा हूँ, थैंक यू सो मच। और वो जब चरण छूने आए, तो वो मोमेंट्स होते हैं। इस तरह के काफी सारे मोमेंट्स हुए हैं। गोवा गया था, गोवा में मैं और मेरे फ्रेंड्स गए थे, हमारी चीजें चोरी हो गई थी। सबने, पुलिस थाने ने बोल दिया कि भैया नहीं मिलने वाला है, उनने तो सीधे मना कर दिया, नेगेटिव हो गए। मैं तो मन में कैलकुलेट भी कर रहा था, जब पैन कार्ड के लिए 200 रुपए लगेंगे, आधार कार्ड के लिए इतने लगेंगे, जो वॉलेट भी गया था, और बिग बिग बिलियन सेल आने वाला था, तो उससे कौन सा फोन लेना है, मैं ये सोच रहा था। बट फ्रेंड्स के भी थे, तो मैंने बस एक कम्युनिटी पोस्ट डाला,
24 घंटे के अंदर हमें सारी चीजें मिल गई। हाँ, 100 रुपए गायब थे वॉलेट से, वो बात अलग है, बट ठीक है। बट सारी चीजें मिल गई बिकॉज वहां के डीएसपी गोवा के वो मेरे फैन निकले, 2 एमएलएs का मेरे को मैसेज आ गया। तो ये जो इम्पैक्ट होता है ना सोसाइटी पे, जिसके कारण काफी अच्छा लगता है। तो मेन तो वो यार इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, जिसके कारण मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। ओके, कूल सर। सर, क्योंकि यही मोमेंट्स होते हैं, यही मोमेंट्स आपको डिफाइन करते हैं कि मतलब आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। कूल सर, कूल। बिल्कुल, तो सर बिल्कुल लक्ष्य। तो सर आपकी अभी तक पर्सनल जर्नी कैसे रही है कि मतलब आपने 12th के बाद कैसे मतलब क्या एजुकेशन करी, और उसमें आपको स्टॉक मार्केट क्या सुना, क्या कहाँ सुना, और स्टॉक मार्केट कैसे एंट्री हुई आपकी? तो मैंने 12th कॉमर्स में किया हुआ था। मैं अपने परिवार में इकलौता हूँ जिसने कॉमर्स लिया था। अब मेरे काफी सारे भाई बहन कजिन्स ये सब ले रहे हैं, हमारे घर वाले काफी पढ़े लिखे, मेरे हिस्से की भी पढ़ाई उन्होंने कर ली थी। तो वो सब पीएचडी होल्डर्स हैं। बट देन फिर सीन ये हो गया था कि यार मुझे ना पढ़ना नहीं था। तो पढ़ने से बचने के लिए हमने सुना था कॉमर्स ले लो, मैं तो इसलिए लिया था, सच सच बता रहा हूँ। और घर पे बोलने के लिए कुछ चाहिए था, तो सीए वर्ड सीखा था, तो मैंने बोला सीए देंगे। वो बात अलग है, सीए में आज तक एक पेपर नहीं दिया, वो चीज अलग है, बट तब तरीका चाहिए था। तो मैंने उसके बाद ना बीकॉम ऑनर्स किया था। बीकॉम ऑनर्स में पहली बार मैं रूबरू हुआ था स्टॉक मार्केट से, जहां पर कि हमारी एक फैकल्टी ने हमें असाइनमेंट दिया था अबाउट स्टॉक मार्केट, और वहीं से बात आई थी बिजनेस स्टडीज में कि एक प्राइमरी मार्केट होती है। और जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मेरे को लगा एक व्यक्ति हैं वॉरेन बफेट सर नाम के, जिन्होंने अरबों पैसे बनाए हैं केवल और केवल स्टॉक मार्केट से। तो मेरा पहला इंट्रोडक्शन तो वहां से हुआ था। उसके बाद ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद जो वो छोटा सा पीरियड होता है जिससे कि पहले आप डिसाइड करते हैं करना क्या है, तो बीकॉम ऑनर्स के बाद अगर वेल्ला इंसान बैठा रहता है तो ऑब्वियस चॉइस होता है एमबीए करना। तो तो हमारे घर वालों की भी ये थी। मेरे बड़ी प्रमुख इच्छा थी कि मेरे को जॉब तो करनी नहीं है, मैं सीधे बिजनेस चालू करना चाहता था। बट बिकॉज मेरे फैमिली वाले काफी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आते, तो स्वाभाविक सी बात थी कि मुझे अलाउ नहीं करने वाले थे। तो मैंने तरीका सोचा, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा यहाँ से निकला जाए, मुंबई की तरफ अग्रसर किया जाए और एमबीए करा जाए। तो एमबीए मैंने करा, और एमबीए के दौरान पे मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। बिकॉज एमबीए जाने के पहले एक हमारे कुछ मित्र थे, वो एक सर से सीखने जा रहे थे स्टॉक मार्केट के बारे में, और मैंने कहा कि यार चलो अपन भी ट्राई करते हैं। 3 दिन तक तो बोरिंग लगा था मुझे, चौथे दिन उन्होंने स्क्रीन दिखा दिया, प्रॉफिट लॉस जैसी चीजें दिखने लग गई, तो मैंने बोला अब तो लत लग गई है। तो फटाक से डीमैट खोला, अप डाउन चला, और 2.5 साल तक अपन ने काइंड ऑफ ब्रेक इवन या लॉस ही बोल लो वो किया। सोचा कि छोड़ देते हैं मार्केट, फिर अपन ने सोचा थोड़ा सीख लेते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना शुरू किया। 4 साल में प्रॉपर ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिटेबल होना शुरू कर दिया। और एमबीए के दौरान ही एमबीए की फीस निकाल दी थी ट्रेडिंग करके। ग्रेट। और जर्नी वहां से शुरू हुई थी, ऑप्ट आउट कर लिया था प्लेसमेंट से। मेरे बैचमेट्स में से कुछ लोगों को डाउट हो गया था कि इसने शेयर बाजार से पैसा बना लिया है, इसलिए ये बड़ी हवाबाजी कर रहा है। तो वहां से मेरी शेयर मार्केट की शुरुआत हुई थी। वो बात अलग है, उसके बाद ब्रेक डाउन भी आए थे इन द टोटल पोर्टफोलियो। तो कुछ कुछ ऐसे हादसे हुए, फिर उसके बाद एक छोटे समय के लिए, बिकॉज ड्रॉडाउन काफी हो गए, तो मैंने छोटे समय के लिए नौकरी खुद से ढूंढी, पुणे में मैंने जॉब करी। और उसके बाद फिर देखो, एक बार शेयर बाजार की तरफ आप खिंच गए हो तो फिर आप वापस ही उधर ही जाना है। तो घूम फिर के वहीं पर आकर्षण होता रहा, और फिर घूम फिर के वहीं पे गए। फिर कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिली जहां पर मैंने पैसे अच्छे बनाए, जिसके चक्कर में मैं अपनी नौकरी छोड़ पाया, काफी सारी चीजें स्टैब्लिश कर पाया। और अभी तक तो हाल फिलहाल में मैं कहूंगा कि फिर वहीं से देयर वाज नो लुकिंग बैक। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हर महीने प्रॉफिटेबल रहता हूँ। हाँ, महीना दर महीने ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 years, यस, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँ। लेकिन कुछ कुछ महीने, कुछ कुछ हफ्ते आई वुड से आते हैं जहां पर कि मैं नेगेटिव भी रहता हूँ, उसमें कोई शंका नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं रोज प्रॉफिटेबल होता हूँ, बट हाँ, दैट इज अ पार्ट जिसको मजा ही कुछ अलग रहता है। तो ये अभी तक की मेरी जर्नी रही है छोटी सी शेयर मार्केट की। जी सर, बहुत एस्पिरेशनल और बहुत मोटिवेशनल जर्नी है आपकी। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि सर, एक बिलियन डॉलर क्वेश्चन सर, कि डू डिग्रीज मैटर इन स्टॉक मार्केट और नॉट? बहुत अच्छा सवाल पूछा है लक्ष्य, सीधे लक्ष्य पे वार किया है। तो मैं आपको मैं आपको कहूँ, नहीं करती है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पढ़ाई इसलिए मत करो कि स्टॉक मार्केट में आ रहे हो। पढ़ाई का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में, पहली बात मेरे को फ्लॉड लगता है, सच बताऊं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में वही रट्टू तोता लोग नंबर लेके जाते हैं। और आप इसलिए देखोगे इन लाइफ, वही जो हमारे क्लास के टॉपर रहते हैं 15 साल बाद, मोस्ट ऑफ द केसेस, सारे केसेस में नहीं कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लिखेगा कि जो क्लास का फेलियर था या 40-50% वाला था, वो कोई कंपनी चला रहा है और उसमें उसके क्लास का टॉपर काम कर रहा है। ये रीजन है बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी फ्लॉड रह चुका है।
अब डिग्री की अगर मैं बात करूं तो काफी लोगों को लगता है कि सीए कर लिया तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छे रहेंगे। नहीं, सीए कर लिया तो आपके कुछ अकाउंटिंग के कंसेप्ट अच्छे होते हैं, बैलेंस शीट देखनी आती है, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस का एक अंश सीख जाते हो, एक एज रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सीए ही करना पड़ेगा तभी आप सीख सकते हो, उसके अलावा भी सीखा जा सकता है पढ़ने की अगर इच्छा हो। लाइकवाइज सीएफए एक अच्छी डिग्री होती है। देखिए, अगर आपको फंड मैनेजमेंट की दुनिया में घुसना है तो सीएफए इज अ वेरी गुड दिस थिंग, ताकि आपके द्वार खुल जाते हैं, एक रिकग्निशन मिलता है। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू फंड मैनेजमेंट में घुसना है तो सीएमटी एक बहुत बढ़िया एक स्रोत रहता है। एमबीए अगर आप करते हैं स्टॉक मार्केट में आने के लिए तो मेरा सजेशन रहेगा टॉप 4 या 5 या 10 कॉलेजेस ऑफ इंडिया से आप करेंगे, तभी आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या आप हेज फंड्स में जा पाएंगे। अदरवाइज एक जनरल आप कहोगे ना कि स्टॉक मार्केट में क्या जरूरी है, नहीं, उल्टा ना, स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसमें आते हैं ना, वो पैसे गवाते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आपके व्यूअर्स को मैं सजेस्ट करूंगा जाके एक रिसर्च करें। एलटीसीएम का एक घोटाला हुआ था। एलटीसीएम चला रहे थे नोबेल प्राइज विनर्स, दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट चला रहे थे, वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े ट्रेडर्स चला रहे थे। 5 साल में हवाले निकल गए। सबसे बड़ी हेज फंड कंपनी थी। मतलब अगर आईएनआर में कन्वर्ट किया जाए तो उस समय पे, आज से मतलब 15 20 30 साल पहले, वो लोग मैनेज करते थे मात्र 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, ये इतने सालों पहले की बात है। तो अब जस्ट इमेजिन करो, इतने ज्ञानी लोग वहां पर फेल हो गए जिन्होंने 100 साल का बैक टेस्ट किया था। लाइक वाइज आप देखोगे एक ह्वांग ह्वांग करके कुछ एक थे अभी बीच में, उनका भी हेज फंड जापान के थे, उन्होंने भी बैंकरप्सी फाइल करी थी। उनने तो $30 बिलियन एक हफ्ते में गवा दिए। तो पॉइंट ये है ना कि आपके आंसर सिंपल सा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास बहुत बड़ी डिग्री हो तभी आप शेयर बाजार में करोगे। डिग्री इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आपको प्रोफेशनल रहने में थोड़ा हेल्प करती है और डिसिप्लिन लेके आती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे होता है, सुबह उठो, टाइम पे उठो, काम करो, थोड़ा सा ये करो, तो वो डिसिप्लिन लेके आता है, वहां पर हेल्प करता है। अदरवाइज अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो भी स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक डिग्रीज भी सिर्फ इस एक्सटेंट तक मैटर करती है कि मान लो अगर आपका स्टॉक मार्केट का फेज अच्छा नहीं चल रहा तो आप कैपिटल बिल्डिंग के लिए जैसे आपने किया तो तब काम आ सकते जॉब कर सकता, हाँ। तो मेरा मेरा एमबीए ने वहां पर मेरे को हेल्प कर ली कि भाई नौकरी के लिए, नो डाउट, मैं उस पर वो नहीं कहूंगा कि वो मेरे के लिए एक हेल्प आउट कर देता है। आज के समय में एक और चीज हम देख सकते हैं कि काफी सारे लोग, अगर मान लीजिए डिग्री की कमी भी है ना, किसी कारण, फैमिली का इश्यूज हो गया, कुछ भी हो गया, फ्रीलांस करके या खुद के कुछ छोटे कैपिटल पे वो अपना बिजनेस करके भी काफी चीजें संभाली जा सकती है। ये देखो, एट द एंड ना, लक्ष्य किसी भी फील्ड में मैं कहूंगा, सिर्फ शेयर बाजार भी नहीं है, अंदर से वो बात आनी चाहिए, आपके अंदर कितनी बर्निंग डिजायर है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लक्ष्य, आज आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर आपके अंदर ये डिजायर आज ही बुझ गया कि बस ठीक है 1 2 पॉडकास्ट हो गया, वो तो आपका पॉडकास्ट कभी पिकअप नहीं करेगा। लेकिन आप वो फायर अगर करोगे, जैसे आपने मेरे को ऐसे ही डायरेक्ट अप्रोच किया, ये भी आपको पता भी नहीं होगा हाँ या ना करेंगे, चलो भेज देते हैं, बट मैंने करा। तो प्रॉब्लम है ना, बहुत लोग वो भेजने की एफर्ट भी नहीं डालते। अरे भेज के तो देखो, हु नोज, हाँ भाई 10 बड़े लोग मना कर देंगे, बट हो सकता है उनमें से एक हाँ कर दे, हो सकता है एक उसी टाइम पे अवेलेबल हो। तो पॉइंट है, एफर्ट जो डालेगा ना, वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा। स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल है और अब बाकी जगहों पे भी एप्लीकेबल है। आई गेस मैंने भी ना कहीं पढ़ा था ये कि उसमें कहते हैं कि स्कोप कभी ना डिग्री में नहीं होता, स्कोप हमेशा इंसान में होता है। तो वो मुझे वाह, काफी बार क्या लगा। बात है, क्या बात है। ये तो लोगों ना कमेंट में लिखना चाहिए वाला डायलॉग, बहुत बढ़िया कमेंट है जी। हाँ, तो सर आपका भी पर्सनल मनी कहाँ पे एलोकेटेड है, मतलब रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, इक्विटी, किसमें मतलब? तो यार देखो, इक्विटी पे एट प्रेजेंट जहां पर मार्केट अभी, तो इक्विटी में ना मैं रोटेट करता रहता हूँ। अब मेरे पास इतना अनुभव है 11 वर्ष का, तो मैं समय देख देख के करता हूँ। तो मेरा एक 10-15% तो रहता है जो मेरा एक एसआईपी के थ्रू जाता रहता है। वो मैंने इसलिए रखा हुआ है कि देखो, मेरे को खुद पे तो भरोसा है, लेकिन मैं एक अमाउंट रखना चाहता हूँ किसी फंड मैनेजमेंट केस में, कि कल को मान लो मेरी मत मारी गई, मेरा माइंड कुछ हो गया, कुछ खराबी हो गई, तो एटलीस्ट मेरा वो एक सिक्योर्ड, एंड दैट 15% इज ऑल्सो डिसेंट कॉर्पस। अगर मेरा सब भी खत्म होता तो वो 15% मेरे को अगले 10 साल 12 साल तक चला लेगा। ठीक है, तो वो वाला मेरा एसआईपी केस में जाता है कि एक डिसिप्लिन बना रहे मेरा। तो वो हो गया 10-15% एसआईपी हो गया। एसआईपी में मैं स्पेसिफिकली इंडेक्स फंड्स पे ज्यादा करता हूँ, और मैं इसी चीज को, आप अगर कहीं नोटिस करोगे, मैं बहुत प्रमोट करता हूँ, इंडेक्स फंड्स पे आप करो। तो ये चीज है, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत साइक्लिक रोटेशन देख पाता हूँ, तो सही समय पे कुछ सही है सेक्टर्स भी एंटर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी कुछ आईटी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड, जहां पर आईटी का वेटेज है, वहां पर धीरे धीरे थोड़ा एंट्री मार रहा हूँ। डिस्क्लेमर, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ, मैं साइक्लिसिटी बता रहा हूँ। जैसे कि 2019 और 20 पे के कोरोना के भी पहले से, मतलब कोरोना के आसपास, कोरोना के इस पे, मैं फार्मा वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा था, जिनने मेरे को 17 से 18% का रिटर्न दिया, बिकॉज उस समय पे अच्छे खासे वो निकले थे। तो ये एक साइक्लिक, तो ये पूरे वो 15% में आता है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो 20%, 20 to 30% ये चेंज होता रहता है। ये मेरा हार्ड कोर मेरे खुद की इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे जाता है, जिसमें 20% मेरे सेफर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, थोड़े से ब्लू चिप्स एंड ये वाली चीज, और 10% हो गया आपका थोड़ा सा स्मॉल कैप और
उसको मैं अपना विजय केडिया पोर्टफोलियो कहता हूँ कि कल को अगर वो बहुत बढ़िया चल गया तो विजय केडिया सर जैसा 100x कुछ हो जाए, तो वो वैसा वाला सीन है। तो मतलब आप मान लीजिए 15 प्लस 20 35, 35 और 10 45, 50% पकड़ लीजिए, ये सब इसमें चलेगा। अब 20% मेरा जाता है थोड़ा सा रियल एस्टेट्स में। रियल एस्टेट्स में भी मैं वेरी स्पेसिफिक और अराउंड लैंड प्रॉपर्टीज। मेरा मानना है कि फ्लैट अंटिल अनलेस लग्जरी ना हो, बंगलो अंटिल अनलेस लग्जरी ना हो, उसमें डेप्रिसिएशन बहुत लगता है, उसकी डिमांड घटती है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए घाटे का सौदा रहता है। मैं लैंड्स भी काफी बार्गेन्स में लेता हूँ। जैसे 2020 के पेंडेमिक में जब सब रो रहे थे, कोई खरीदने वाला नहीं था, तब मेरे को इतने अच्छे बार्गेन में मिले। जैसे मैंने कुछ कुछ जगह पे इतने सस्ते पे उठाए हुए हैं, दैट इटसेल्फ इज राइट नाउ 5 और 6x इतने कम समय पे, बिकॉज मैंने इस तरह से भी उठाए थे। हाँ, बाकी हैं जो 60% 50% अप्रिशिएट हुए हैं, जो कोर सिटी वाले हैं, बट ऐसे भी कुछ कुछ मैंने लैंड्स उठाए हुए थे। तो मैं बार्गेन हंट करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से प्रॉपर्टी पे 20% चले गया। मतलब कमर्शियल रेंटल्स भी उसी में चले गए, तो करीब करीब ये 70% यहाँ पर बन गया। उसके बाद आप बोलोगे कैश इक्विवेलेंट्स एंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स, यहाँ पर भी मैं 20% रखता हूँ। सॉरी वारिकू सर, आप शायद बुरा माने, बट मैं रखता इसलिए हूँ बिकॉज मेरे लिए कैपिटल प्रिजर्वेशन का सोर्स है, नॉट कैपिटल एप्रिसिएशन। और मुझे ये सिंपल सी चीज पता है, इतने साल से मार्केट में हूँ, तो ये मेरे को चीज पता है कि जब मार्केट धचका देता है ना, जब वो एक साथ गिरता है, तो उस समय पे लिक्विडिटी कहीं और से नहीं आएगी, वो यहीं से आएगी। तो ये मेरा 20% है ना, एक सिक्योरिटी भी है। प्लस क्या होता है कि हम जब नीचे से जो बंदा उठ के जाता है, जो सिल्वर स्पून से नहीं आया ना, वो हमेशा एक सिक्योरिटी चाहता है कि कल को मेरा सब कुछ खत्म हो गया तो ये 20% मेरे को सपोर्ट करेगा। तो वो करीब करीब एक 20% है। और बाकी अगर आप कहोगे तो 2% मेरा नेटवर्थ का क्रिप्टोज में भी है, जो नेगेटिव ही होगा फॉर श्योर, मैं देख ही नहीं रहा हूँ, वो है मेरे 2%। वो मैंने ऐसे खिला हुआ है कि भैया कल को जाके मेरे किसी दोस्त के बच्चे की शादी में जाऊंगा तो वहां पर हाँकूंगा कि देखो ये मैंने तब लिया हुआ था, तुमने नहीं लिया, 1000 गुना हो गया। तो मैंने काफी रैंडम उसमें काफी सारे लिए हुए हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा मेरे हिसाब से, $25,000 का है वो, बट जो भी है वो हो गया। एंड बाकी आप कहोगे तो यार मेरा डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहोगे तो वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़े से एक्सपेंस एसेट अपने खुद के, क्योंकि देखो एट द एंड जीवन भी जीना है। तो बाकी वो 20% थोड़ा सा ट्रैवल और ये सारी चीजों में मेरा पूरा जाता है। ट्रैवलिंग मेरा बहुत रहता है, महीने में 15-20 दिन में घूमता ही रहता हूँ। तो वो हाँ, कुछ ज्यादा ही घूमता हूँ मैं। एंड तो वो लिबर्टी मेरे को शायद शेयर बाजार ने दी हुई है, तो उस पे जाता है। अच्छा, मैं मेन तो भूल ही गया था, यही 20% के अंदर ही सर्कल में आप स्टार्टअप्स भी मेरा समझ लो। स्टार्टअप्स में बहुत सिलेक्टिव हो, जैसे मैं ऐसा नहीं हूँ कि कोई भी स्टार्टअप आ रहा है उस पर निवेश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक स्टार्टअप है जिसपे मैंने इन्वेस्ट किया, जिसपे नितिन कामत जी ने भी इन्वेस्ट किया, जो जीरोधा के फाउंडर है, और कुणाल शाह जी भी इन्वेस्टर है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है। एक इन्वेस्टमेंट में आजकल थोड़े वो है कंट्रोवर्शियल, चाय वाले हैं, वो भी हैं, मैं भी हूँ, तो जी जी। नाम नहीं लेंगे, बट ठीक है, उनको वो तो यार सोशल मीडिया की दुनिया है, अभी क्या कर सकते हैं, बट ठीक है, उसमें वो भी है, मैं भी हूँ, और भी कुछ कुछ लोग हैं। तो इस तरह से है। तो इस तरह से कुछ कुछ है जहाँ पे स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया। तो आप देखोगे कि मेरा अगर ये 100% आप लेते हो, तो 100% एक जगह पर नहीं है, काफी ज्यादा जगह पे। और मैं सजेस्ट भी करूंगा आपके फॉलोअर्स को कि जैसे जैसे आपका पैसा आता है ना, आई नो इक्विटी सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, लेकिन आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि इंडिया में भी 7 साल ऐसे थे, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, शायद 2002 से 2009 या कुछ तो भी ऐसा था, जब मार्केट ने 0 रिटर्न दिया है, 0% रिटर्न दिया है, 7 साल। ठीक है, 8वें साल से उसने मेकअप कर लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। 8-9 साल में रिकवर कर लिया है, बट देयर वाज 7 इयर्स। जापान का मार्केट 25 इयर्स तक परफॉर्म नहीं किया था। अभी आई एम नॉट अभी सेइंग इंडिया में कहां पे, जी जी, जापान में अभी भी नहीं परफॉर्म कर पा रहा, वो अभी उसका भी नहीं किया है, वो तो वो पीक पे ही वो चीज है। तो मेरा पॉइंट, मेरे को पता है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है, पॉलिसीज बहुत अच्छी है, हम ऊपर जाएंगे, बट खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज है जो हम एज्यूम ही नहीं कर रहे हैं। एलियन ने अटैक कर दिया इंडिया पे, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है यार। कोविड थोड़ी पता था, 100 साल में पहली बार हो गया ना। तो एनीथिंग कैन हैपन, मतलब एलियन वाला तो मैं कुछ भी एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, बट एनीथिंग कैन हैपन। आई मीन मान लीजिए कुछ ऐसी कैलामिटी आई, आजकल अर्थक्वेक और ये सब तो बहुत चीजें होती है, दिल्ली में भी इतने बार धचके आने लग गए। अब मान लीजिए अगर सेंट्रल दिल्ली, मुंबई में बाढ़ आ गई और दिल्ली में ये हो गया, बाढ़ तो आएगी नहीं, बट चलो कुछ हो गया यार, यू नेवर नो। खतरनाक वाला दिल्ली में मान लो वो आ गया, भूकंप आ गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आना चाहिए, तो यार पूरी अर्थव्यवस्था तो हिलनी है वहां पे, सिंपल सी बात है, तो उसका रिपरकशन तो होगा। तो इसी चक्कर में मैं अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई करके रखता हूँ। और बिकॉज आपने बॉन्ड्स का पूछा ना, तो मैं बॉन्ड्स में भी काफी सिलेक्टिव हूँ, क्योंकि बॉन्ड्स में आप भले क्रेडिट रेटिंग्स बहुत सारी देख लो कि इकरा ने क्या रेटिंग दी हुई है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो, बट कहीं ना कहीं एक रिस्क एलिमेंट रहता है। तो मैं वहां पे लिक्विड फंड्स को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ऑल्दो दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इसी के अंदर आ जाता है। तो लिक्विड फंड्स में थोड़ा बहुत पार्क करता हूँ, बिकॉज वहां पे टेन्योर कम रहता है, 90-91 डेज का रहता है, तो मेरा रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और मैं मेक श्योर करता हूँ कि जैसे अभी फेड की पॉलिसी आती रहती है, आरबीआई की पॉलिसी, जब मेरे को पता है कि तब आने वाली ना, तब मैं ये नहीं लेता हूँ, बिकॉज यू नेवर नो,
अचानक से वो इंटरेस्ट रेट पे सरप्राइज करेंगे, मैं गलत वाले में फंस जाऊंगा। एक बार सारी चीजें सॉर्टेड रहती है तो मैं उसको रोटेट करता हूँ, तो उससे क्या हो जाता है कि मेरा एक रिकरिंग कैपिटल वहां से आता रहता है, प्लस एक सरप्लस इंटरेस्ट रहता है। तो इस तरह से मैं पूरा डाइवर्सिफाई करके रखता हूँ। कूल सर, कूल, बहुत बढ़िया सर। तो सर जैसे मैं आपकी लिंक्डइन पे जा रहा था, आप भी बता रहे थे कि आप एंजल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप कुछ कुछ प्रोमिनेंट स्टार्टअप्स बता सकते हैं जो आपने भी इन्वेस्ट करा है, अगर आप कंफर्टेबल है शेयर करने के लिए? तो जैसे रिगी का मैं एक इन्वेस्टर हूँ, बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो रिगी में धोनी भी इन्वेस्टर है, एम एस धोनी है, सिकोया है, विंट वेल्थ का हूँ, ओके, है मतलब और भी काफी सारे हैं, यंगो बेटा करके एक हाँ है, हाँ, मतलब ओके काफी ओके, सारे हैं। इस तरह से मैं खुद डेलिबरेटली ज्यादा चीजें बताता नहीं हूँ, ये भी कुछ कुछ क्या वो मीडिया हाउसेस छाप देते कभी कभार, तो कुछ फॉलोअर्स निकाल के ले आते हैं, सर आपका नाम आया है, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना हो सके इसको अवॉइड करूँ। तो इस तरह से है। 11 में से 2 ऐसी कंपनीज हैं जो मतलब इतनी फॉर्मल भी नहीं है, वो ऑर्गेनिक जूसेस और फूड रिलेटेड है। हाँ तो हाँ, मुझे ये पता है कि भारत की जनता ऐसी है कि वो खाना तो छोड़ती नहीं है, कुछ भी कर लो, हम खाने पीने के शौकीन हैं। और आजकल ऑर्गेनिक का थोड़ा सा क्रेज आ चुका है, जो मैं नोटिस करता हूँ। और इस पे मैंने फूड में एक चीज देखी है, जो स्पेसिफिकली ये 2 स्टार्टअप है, इनके मार्जिन काफी अच्छे हैं। तो मार्जिन के चक्कर में क्या होता है कि एक हमको सरप्लस एडवांटेज मिलता है, और एक बार ब्रांड वैल्यू बनने लग जाती है, इवन इफ इट इज विद इन अ स्टेट ऑल्सो ना, तो वो वहां से आप अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो। तो दैट इज द रीजन। तो मेरा डाइवर्सिफिकेशन ऐसा है कि क्रिएटर इकोनॉमी बेस्ड 2 या 3 स्टार्टअप्स हैं, 2 बॉन्ड बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, यानी एक बॉन्ड बेस्ड स्टार्टअप है, एक हाइब्रिड बेस्ड है। मैं और भी 2-3 जगह से मेरे को प्रपोजल काफी आए हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जिसका मैंने भी बहुत बार प्रमोशन किया है, और काफी लोग करते हैं। मेरे पास आया था उनका भी मौका, मैंने बहुत कुछ बात करी, बट मेरे को वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं लगा था, तो मैं उससे निकल गया था। और दूसरा रीजन ये था बिकॉज उन्हीं के अंदर से टीम वाले कुछ निकले थे, उन्होंने कुछ कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट बनाया था, मैं उसमें इन्वेस्टर बना हुआ हूँ। ओके, तो तो ये सारी चीजें चलती रहती है स्टार्टअप की दुनिया में, कुछ गलत तो कर नहीं रहे, जहां पर हमको ज्यादा अल्फा मिलता है। और स्टार्टअप की दुनिया में, बिकॉज आपने ये सवाल पूछा, मैं बताता हूँ। स्टार्टअप में जैसे मैंने 11 जगह पे इन्वेस्ट किया, हो सकता है इस साल मेरा प्लान है, इस साल मैं ज्यादा नहीं करूंगा, 3-4 जगह पे करूंगा। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज इस साल टेस्टिंग पीरियड है, मेरे को देखना है स्टार्टअप्स कैसे परफॉर्म करते हैं। 21-22 में तो बहुत तबाही किए थे, बट मेरे को देखना है कि कौन किस तरह से करता है। तो हो सकता है मैं कोई एग्जिस्टिंग स्टार्टअप की नेक्स्ट राउंड में भी हिस्सा बन जाऊं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। बट मेरा प्लान है कि मेरे को इस साल थोड़ा देखना है, तो इस साल मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पे ही करने वाला हूँ एट मैक्स, वो भी बहुत सिलेक्टिव, मतलब कोई बहुत ही तगड़ा वाला आ जाए। जैसे मेरे पास क्रिप्टो वाले काफी ब्रांड्स आए थे 2022 में, मैंने एक में भी नहीं किया, और आज भी मैं अपने आप को थैंकफुल हूँ कि भैया नहीं किया। क्योंकि मुझे, जब मैं खुद नेटवर्क का केवल 2% डाल रहा हूँ, दैट शोज कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन उतना भी नहीं हूँ कि मैं एक बड़ा वो डाल सकता हूँ। तो फिर मैं स्टार्टअप में कैसे डाल सकता हूँ? तो ये कुछ तरह के स्टार्टअप्स हैं, हर जगह पे हूँ। सबसे ज्यादा लेकिन मेरे को खुशी, भले ही सबसे इनफॉर्मल वो फूड वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसी की रहती है, क्योंकि लोग सही में, मैं जब नंबर्स देखता हूँ, खाना छोड़ ही नहीं रहे, पीना छोड़ ही नहीं रहे, तो मैंने बोला ये बढ़िया चीज है। हाँ सही है सर, सही है। तो सर आपका अभी एवरेज टिकट साइज क्या रहता है किसी स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में? यार डिपेंड करता है, इट स्टार्ट्स विद 30 लाख आल्सो, एंड कुड गो, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन, किस ओके, हिसाब से वो चल रहा है। तो वो उस बेसिस पे होता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं प्री सीड और सीड पे लूं, मैं वीसी वाले राउंड पे जाता नहीं हूँ। देखो वीसी राउंड हो जाता है 6-7 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़। अब वो ना एक स्केलेबिलिटी के बाद आता है। प्री सीड सीड में इट्स लाइक स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, रिस्क है, आपका जाएगा तो पूरा पैसा भी जाएगा, लेकिन अगर मेरा लगा नंबर उस चीज पे, तो दैट जो मल्टीपल्स मिलेंगे वहां पर मेरे को। जैसे आज हम बात करते हैं नाइका का, तो नाइका में असली पैसा किसी ने आईपीओ में थोड़ी कमाया है। नाइका में उसने कमाया है जिसने स्टार्टिंग में, जब नाइका की वैल्यूएशन केवल 10 करोड़ होगी या 20 करोड़ होगी, उस समय जिसने पैसा लगाया, उसने अंधा पैसा बनाया वहां पे। सेम गोज विद पेटीएम। पेटीएम पे हर कोई रो रहा है सबने पैसा डुबाया, नहीं भैया, जो अर्ली स्टेज सीड पी सीड वाले राउंड वाले थे, उनने पैसा बनाया। एंड आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जरूरी नहीं कि हर स्टार्टअप आप आईपीओ पे जाने तक का वेट करो तभी पैसा कमाओगे। जैसे मेरा एक इन्वेस्टमेंट है जो मैंने 2019 में किया था, ऑलरेडी सिटिंग एट 6x। मैं उससे इसलिए नहीं निकल रहा हूँ बिकॉज अब उन लोगों ने कुछ बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज को लिया हुआ है, और कुछ वो सेलिब्रिटीज जो आए हैं, मेरे को पता है वो इसके चक्कर में और चलेगा, क्योंकि हमारा देश सेलिब्रिटी के नाम पे बिक जाता है। सिंपल सी बात है, सीधे ब्लंट बेसिस पे बोलो, मतलब आप कहीं पर शाहरुख को दिखा दो, कभी कहीं दिखा दो, तो वो अपने आप चीजें बिकनी है, कुछ भी कर लो। आजकल तो वो पान मसाला में भी आ गए। तो तो पॉइंट मेरा वही है, तो मैं इसलिए रुक गया। तो पॉइंट वही है कि मेरे 11 के 11 मुझे भी पता है शायद ना चले, पर अगर 11 में से 3 भी चल गए तो मेरा काम बन गया है।
सर जैसे आप इन स्टार्टअप्स को आपने अप्रोच किया था या इन स्टार्टअप्स ने आपको अप्रोच किया था? नहीं नहीं नहीं, ये मोस्टली सब हमें ही अप्रोच करते हैं और एक नेटवर्क बन जाता है। तो कैसा रहता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, कुछ जगह पर हम म्यूचुअल इन्वेस्टर हो जाते हैं, तो इधर से उधर, इधर से उधर। जैसे हम्म। एक मुझे मिले थे लखनऊ, जब मैं गया था तो लखनऊ में हमारी बहुत डिस्कशन हो गई थी, करीब करीब 4-5 घंटे। मतलब इवेंट के लिए आया था, इवेंट चालू हो चुका है, इवेंट चालू हुआ है 10 बजे, हमारा काम था 1:30-2 बजे, हम 10 से 1:30 बजे तक मैं उनसे बात कर रहा था। फिर मैंने कहा मेरे को इन्वेस्ट करना है, सिंपल। मतलब तब फिर मैंने कहा कि आई वांट टू इन्वेस्ट, बिकॉज उनका राउंड खुला हुआ था। तो बोले बिल्कुल सर, वी विल बी ग्लैड टू नो। प्लस आजकल ना स्टार्टअप्स को थोड़ी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट भी चाहिए रहती है। दे ऑल्सो शायद दे लुक अराउंड की अभिषेक का एक्सपर्टीज भी काम आ जाएगा, प्लस अभिषेक का सोशल इन्फ्लुएंस भी है। तो कल को अगर हमको कुछ ऐसी चीज करनी पड़ी तो उस पर भी हेल्प आउट हो जाएगा। तो स्टार्टअप्स ऑल्सो शुड लुक फॉर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, किसका नेटवर्क रहेगा, किसका क्या रहेगा। तो इस हिसाब से ये चीज हमारी चलती है। और मोस्ट प्रोबेबली आपके कनेक्शंस भी काफ़ी अच्छे होंगे जो आप उनको हेल्प आउट कर सकते हो। हाँ, तो मेन वही चीज रहती है। अभी जैसे एक एक मतलब अब तो मैं इंटर स्टार्टअप का भी करवा देता हूँ। जैसे एक हम्म। स्टार्टअप एक है, तो उन्होंने बोला कि उनको कुछ की पर्सनल से बात करना था, तो आप क्या उनसे बात कर सकते हो? तो मैंने बोला हाँ, वो वहां पर भी मैं इन्वेस्टर हूँ, तो मैं करवा देता हूँ। तो ये एक एज मिल जाता है आपको कि हाँ, आपके नेटवर्क्स विद इन स्टार्टअप भी रहते हैं और आउटसाइड इकोसिस्टम भी हो जाता है, तो वो बहुत हम्म। हेल्प करता है, नो डाउट अबाउट दैट। सर जैसे मैंने आपकी टेडेक्स देखी और जो स्टॉक्स भी देखा, तो सर जैसे आज के टाइम में अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहो जो पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, तो वो पब्लिक स्पीकिंग में एक्सेल कैसे कर सकता है? उसके लिए कुछ 2 या 3 टिप्स या रिकमेंडेशंस। यार, तो 9th क्लास तक तो मैं भी ना इंग्लिश ढंग से बोल पाता था ना हिंदी बोल पाता था। लड़की का चक्कर था बाबू भैया, जिससे सीख लिया, ठीक है, इंप्रेस करने के चक्कर में। अब मैं सिंपल सा है, 3 चीजें हैं जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन सुधार सकते हो। सीधा सीधा बताता हूँ। पहला, कॉपी करना शुरू करो। कॉपी कैसा? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा शशि थरूर को मत करो स्टार्टिंग में, वरना खुद ही नहीं बोल पाओगे। बट जैसे इंग्लिश बोलनी है तो आप थोड़ा सा ऑनलाइन जॉब देखो, आपकी इंग्लिश किसके साथ अच्छी लग रही है। काफी सारे लोग मिलेंगे, यूट्यूबर्स मिलेंगे। आप उनको कॉपी करने की कोशिश करो कि अच्छा सबटाइटल्स चालू कर दो, यूट्यूब पे एक ऑप्शन रहता है और उसके साथ आप बोलना शुरू करो। पहला चीज होता है आप कॉपी करोगे, ठीक है। दूसरी चीज रहती है कि आप जितना ज्यादा बोलोगे उतना अच्छा आपका स्किल होने लग जाएगा। सो दिस इज पर्टिकुलरली जो मैंने काफी ज्यादा किया था अपने कॉलेज टाइम पे। मैं बहुत ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग वाले इवेंट्स में जाने लग गया था। मैंने बोला हार जीत देखी जाएगी, ये सारी चीजें अपन करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो आप ऐसा भी एक सर्कल बना लो, जैसे आपके 2 अच्छे जिगरी दोस्त हैं, दोस्त को बोल भाई तेरे को भले हिंदी बोलनी है बोल, मैं तुझे इंग्लिश में ही सब कुछ बोलने वाला हूँ। तो दोस्तों के बीच में वो सारी चीजें चलती है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि मैं इतना अपनी इंग्लिश सुधारने के चक्कर में, जैसे आपने देखा होगा मेरे सारे टेडेक्स इंग्लिश में ही रहते हैं। तो और वो सब वन टेक है, ठीक है, क्योंकि टेडेक्स में तो वन टेक ही रहेगा। तो मैं जब मिलता मिलता था, मतलब मेरे जूनियर्स हो या कोई भी हो, वो लोग भले हिंदी में बात कर रहे थे, मैं इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करता था। बिकॉज मैं एक छोटे टाउन से आ रहा हूँ, तो मेरे को कोशिश ये करनी थी कि मैं अपनी इंग्लिश कैसे सुधार सकूं। तो मैंने वो इंग्लिश को हैबिट बनाया। तो बोलना शुरू करो, बिल्कुल बोलना शुरू करो। और तीसरी चीज है, इंग्लिश पढ़ना या सुनना शुरू करो। पढ़ने की अगर आदत नहीं है तो आप सुनो। हॉलीवुड मूवीज देख रहे हो तो जरूरी नहीं है डब देखो, आप थोड़ी इंग्लिश में देखो। और उसको ना आप सिर्फ एक्शन मत देखो। बहुत सारे लोग रहेंगे मार्वल की मूवी देखेंगे, सिर्फ एक्शन देख रहे हैं, एक्शन मत देखो, उसको सीखने की कोशिश करो। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प एवरीवन। तो बोलना सीखो, बोलो, पढ़ो, और फाइनली आप उसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस, मैथ्स जैसा है, जितना प्रैक्टिस उतना बेटर। तो सर एक ना क्वेश्चन था अगर कि जैसे जो इस समय सर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कॉलेज है, तो हम्म। उसको सर उसके काफ़ी हाई एस्पिरेशंस हैं, काफ़ी जुनून है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन एट द जी। एंड ऑफ द डे जब वो जाता है तो उससे कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन वो मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, वो उसे फिर रील्स स्क्रॉल करता रहेगा, शॉर्ट्स स्क्रॉल करता रहेगा, एट द एंड ऑफ द डे उससे कुछ नहीं होगा। और वो फिर जो भी थोड़े 5-6 हज़ार रुपये बचेंगे उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब ट्राई करता है। तो इस पे आपका क्या व्यू है कि उसको क्या करना चाहिए? उसको अर्ली मतलब स्टेज पे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या फिर कुछ अपनी स्किल्स बेस्ड नॉलेज अपनी बढ़ानी चाहिए? यार मेरे हिसाब से स्किल बेस्ड बढ़ा लो। ऑल्दो फाइनेंस का हूं तो मैं एसआईपी जरूर बोलता, लेकिन जिस स्टेज पे आप बता रहे हो वो बंदा है, या जिसका भी हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, उसको अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप क्या कर सकते हो यार, सस्ते में यूडीमी पे, या हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, बाकी काफी सारी वेबसाइट है उधर, 900 रुपए में भी आपको एक बढ़िया स्किल बेस्ड कोर्स भी मिल जाएगा। आपको यूट्यूब से नहीं सीखना, यहाँ पे स्ट्रक्चर बेस्ड मिल जाएगा। काफी सारी वेबसाइट्स हैं, एक नहीं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप सीख सकते हो 900 रुपए में बढ़िया। तो मेरे हिसाब से उसको एक स्किल बेस पे करना चाहिए। दूसरी चीज है ना, जब बंदा यंग रहता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रहता है, वो अगर हताश हो रहा है, उसको हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं वो फेज क्लियर कर चुका हूँ, मेरे को पता है दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या करेंगे क्या करेंगे दुनिया। ऊपर से सोशल मीडिया की दुनिया में हर दूसरा 15 साल का बच्चा बोलता है मैं दो रोज के 2 करोड़ कमा रहा हूँ, बस 16 साल का बच्चा बोलता है मैंने लाइफ में ये झंडे गाड़ लिए हैं, 17 साल का बच्चा प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, कुछ भी, मतलब सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया पहली बात है आपको समझना फिल्टर्ड है। फिल्टर देखो, इंस्टाग्राम पे जाते हो तो फिल्टर होता है ना, फिल्टर्ड मतलब सिर्फ अच्छी चीजें दिख रही हैं।
मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने एक दिन पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे कि यार आई एम सो हैप्पी विथ माय हबी, मेरे हस्बैंड के साथ, वो मैं तो कभी जीवन में ये नहीं कर सकती हूँ। उसके जस्ट नेक्स्ट डे उसी की बेस्ट फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी। मैंने बोला यार देखा यार क्या जीवन भर है? वो बोले डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं। मैं, हैं? कल ही तो मैंने देखा। तो बोले यार वो सोशल मीडिया पे मैंने बोला गजब चीजें चल रही है, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये तो मेरे आउट ऑफ माइंड, मतलब कैसे हो सकता है कल के दिन बढ़िया प्यारी गुची पूची वो चल रही है और ये इधर मन चल रहा है डाइवोर्स फाइल करने का। तो सोशल मीडिया पे ना सबको आपको सिर्फ फिल्टर दिखेगा, अच्छा सबके सिक्स पैक एब्स हैं, सब बढ़िया है, सब अपना अच्छा फेस दिखा रहे हैं, कोई अपना बुरा नहीं दिखा रहा है। तो पहली चीज है फिल्टर्ड दुनिया से आप इंस्पायर होना छोड़ दो, सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज है मोटिवेशनल वीडियो देख के नहीं मिलने वाला है। वो मोटिवेशनल शॉर्ट टर्म का रहेगा, एक डोपामाइन किक आएगा, उसके बाद आप शांत हो जाओगे। आपने एक वीडियो देखा, हाँ क्या करना है ऐसा करके, फिर उसके बाद आप शांत तक ठंडे पड़ जाओगे। असली मोटिवेशन अंदर से ही आने वाला है, या तो वो दिल टूट के आता है, ठीक है, या तो फिर अगर दिल नहीं टूट रहा, क्योंकि उसके लिए भी कोई चाहिए दिल तोड़ने वाला, अगर दिल नहीं टूट रहा है तो दूसरा मोटिवेशन आता है कि आप अपना एक गोल बनाओ और उसी के पीछे लग जाओ, दुनिया जाए भाड़ में, जिसको जो बोलना है बोले, मैं करके दिखाऊंगा। और हमेशा याद रखो कि आप में, मुझ में, एक 12 साल के बच्चे में और 15 साल के बच्चे में या 50 साल के बुढ़े व्यक्ति में, सब में एक ही चीज कॉमन है, और वो हमारे दो कानों के बीच में है। जिसने इसको अच्छे से यूज कर लिया, जिसपे पॉजिटिव थॉट्स डाले, अच्छे से यूज कर लिया, वो आगे जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज। तो पॉजिटिव रहो और अपने आप पे इन्वेस्ट करो। फिर शेयर बाजार कहीं नहीं जा रहा है यार, शेयर बाजार थोड़ा एक इनकम बना लिया ना, उसके बाद शेयर बाजार में आप लगाओ। मेरा भी अभी सर आपसे काफ़ी अलाइन करता है, क्योंकि अभी 2 3 दिन पहले ही ना मैंने एक पॉडकास्ट लिया था। एक जयेश नाम के हैं वो, 30 32 एज है जी उनकी। तो जी उनके अभी 4 5 बिजनेसेस हैं। तो मैंने उनसे जी पूछा कि आप स्टॉक मार्केट में कितना परसेंट इन्वेस्ट करते हो? कह रहे मैं तो बिल्कुल जी भी नहीं करता। तो जी मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहे कि मैं पैसिव इनकम में बिलीव करता हूँ, तो मेरे दो बिजनेसेस ऑटोमेटेड हैं, तो इसलिए मुझे स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि बिल्कुल। देखिए सबका अपना एक अलग इंटरेस्ट है, सबका, और हम्म सबकी एक अलग एक्सपर्टीज होती है। एट द एंड हम्म पैसे कमाना है ना यार। शेयर हम्म बाजार से आए, स्टार्टअप से आए, कहीं से आए, वो अलग, वो बात अलग है। आपको शेयर मार्केट का बड़ा जुनून है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं है तो जबरदस्ती किसी को, यार मैं आपको बताता हूँ, इतने बड़े बड़े रियल एस्टेट वाले हैं, वो मतलब अंधा पैसा कमा रहे हैं, साल साल का 100 100 करोड़ कमा रहे हैं, वो नहीं कर रहे शेयर बाजार में इन्वेस्ट। उनके लिए डोपामाइन किक आता है जब वो हॉर्स रेसिंग में बेटिंग लगाते हैं, 5 5 मिनट में 1 2 करोड़ गवाते हैं, वो उनकी उनकी अलग बेटिंग चलती है, उनका अलग, वो उनको किक देता है। उनको शेयर मार्केट का फ्लक्चुएशन उतना किक नहीं देता है, तो सबका अलग वो रहता है। मेरे हिसाब से ना, यू शुड नॉट जस्ट थिंक कि शेयर मार्केट इज द ओनली वे, मैं हूँ शेयर मार्केट से, बट देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज जिससे आप पैसे बना सकते हो। अपनी स्किल को आप पहले पहचानो, अपने आप को पहचानो और उस पर लग जाओ, दैट्स इट। तो सर जैसे आपने 12th के बाद 5 साल कॉलेज किया, तो 5 साल हम्म। कॉलेज में आपका कोई कोई ऐसा मोमेंट या बहुत फनी हो या बहुत मोटिवेशनल, ऐसा कुछ गूजबम्स वाला मोमेंट हो जिसमें आपको बहुत प्राउड फील हो, ऐसा कुछ? तो यार मैं ना अपने एमबीए का बताता हूँ, मैं कॉलेज की ना लाइब्रेरी में बैठा रहता था। तो और उसके लिए मुझे फेयरवेल पे हमारे कॉलेज के जो डीन थे, उन्होंने एक किताब भी गिफ्ट करी, यू कैन विन थे शायद शिव खेरा जी की, वो वाली किताब गिफ्ट करी थी। इसलिए बिकॉज ये बंदे ने सबसे ज्यादा लाइब्रेरी के वो रजिस्टर होता ना, तो उसमें सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा इसने पढ़ाई करी है। नो डाउट मैंने किताबें पढ़ी थी, लेकिन एक्चुअली में मैं लाइब्रेरी इसलिए जाता था क्योंकि लाइब्रेरी वाज द ओनली प्लेस, तब ये वाईफाई वाईफाई इतना ज्यादा था नहीं, तो लैन कनेक्शन सिर्फ लाइब्रेरी में सबसे तेज होता था। मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाता ही नहीं, तो मैं ट्रेड करने जाता था। एक कंप्यूटर था जहां पर जाकर मैं ट्रेड करता था, तो हमारी लाइब्रेरियन भी उधर खड़ी थी, वो हंस रही थी कि बोले यार इसको मिला सबसे ज्यादा स्टूडियस का, और ये खुद ही ट्रेड करता रहता था। और मेरे जो जो लोग भी लाइब्रेरी आते रहते थे, क्योंकि मैं क्लास बंक करके उधर बैठ के ट्रेड करता था दिन में, तो जो लोग भी उधर बैठे थे वो भी हंस रहे थे, बोले यार भाई हमने इससे ज्यादा किताबें इधर पढ़ी हुई है और ये अवार्ड लेके जा रहा है। तो ये एक था। और स्कूल में भी काफी हुए, मतलब किस्से तो यार बहुत सारे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज का एक मैं छोटा सा किस्सा बताता हूँ, ये वो है मतलब हॉन्टेड टाइप का है। तो हम इसमें रहते थे, मतलब हॉस्टल टाइप का मैं रहता था, बट हमारे इसमें एक फैसिलिटी आ गई थी कि एक बंदा एक रूम में भी रह सकता है। तो एक फ्लोर था ऐसा जिसमें 4 रूम थे, 1 2 3 4 ऐसे करके, और नीचे 4 रूम, ऐसे 2 माले की बिल्डिंग करके था। तो हमारी मेरे जो 4 रूम से उसमें से एक मेरा रूम था खिड़की के पास वाला, इस तरफ वाला, पीछे जंगल था, ठीक है। और मतलब वो बढ़िया हवा हवा चलती है रात को, तो अलग ही अंधेरा रहता है, वो जंगल टाइप का था। और बाकी जो 3 रूम थे ना, उसमें से एक एक करके लोग छोड़ के जाने लग गए, और बस एक ही बंदा रुका, बाकी 2 चले गए। मैंने बोला क्या होगा, बोला यार बड़ा अजीब लगता है, तो हमने एप्लीकेशन देके चेंज करा लिया। मैंने कहा, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब सीन क्या होगा कि मेरा जो जिगरी यार था बिल्कुल कॉलेज में, वो दूसरे बिल्डिंग में रहा। मैंने बोला तू आ जा एप्लीकेशन देके, वैसे भी सब जा रहे हैं। तो वो एक कुत्ते को हमेशा घुमाता था, मतलब स्ट्रे डॉग्स घूमते ना, तो वो घुमाता था।
तो पहला हिट ये हुआ कि वो बेचारे कुत्ते को लेकर आ रहा, कुत्ता हर रूम में घुसता था, हमारे वरंडा में आके खड़ा हो गया, अंदर ही नहीं जा रहा। वो बोला भाई क्या चल रहा है इधर, मैंने बोला यार मेरे को भी नहीं पता है, तो फिर बड़ा टेंशन वाली चीज है, वो कुत्ता गुस्सा ही नहीं, ऊ करके निकल गया। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर हाथ से ऐसे हुआ, मैं नोटिस करने लग गया, मैं रात को 2 बजे सोया हूँ, अचानक से हमारे जो सेंटर था, मतलब ये 4 रूम है, बीच में सेंटर में एक टेबल था, 2 बजे अचानक ऐसा लगता है कोई टेबल उठा उठा के पटक रहा है, और मेरी फट रही है, मैं खोल तो नहीं रहा हूँ, मैंने बोला रहने दो ये वाली चीज है। एक बार मैंने हमारे जो केयर टेकर थे उनसे बोला, बोले इधर कुछ होता है, बोले अरे नहीं नहीं तुम भगवान का नाम लो, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी बार अब एक और चीज क्या हो गया, हमारे जो ना एक एक्वागार्ड लगा था, आपको एक्वागार्ड की वही आवाज याद है, टैना 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 ऐसे करके, एक बड़ा कॉमन था। अब मैं रात को, मतलब हमारा ओवरनाइट भी कभी कभार हम घूम फिर के मस्त आते थे, 11 बजे भी घुसता था, मेरे घुसते ही वो बजने लगता था, और मैं बोलूं यार ये क्या हो क्या रहा है, अजीब सी चीजें हो रही हैं। फिर मेरे को पता लगा, केयर टेकर अचानक से एक दिन बातें करते करते बोलता है, बाय द वे ये तो तुम्हारी बिल्डिंग ना शमशान के ऊपर बनी है, पहले शमशान जैसा इधर था। मैं बोला यार ये क्या चल रहा है, एक एक करके वो मेरा दोस्त भी छोड़ के गया है, सिर्फ मैं और वो बचे। मैंने नानी जी को फोन लगाया, नानी जी बोले तू पहले जा हनुमान चालीसा लेके आ, ये सब लेके आ, मैं सब उधर लगाया हूँ, रात को फटी पड़ी है, बट जैसे तैसे करके वो है। मैं मेरे को पता मैंने कैसे निकाला फिर अच्छा, और सबसे खतरनाक चीज है, अब मैं एप्लीकेशन देने गया चेंज करने के लिए, अब तो रूम ही नहीं बचे कहीं पे तो सब तो मैं उधर ही फंस गया। तो इस तरह से काफी कुछ कुछ किस्से हुए थे। सही है सर, सही है। तो सर लास्ट दो क्वेश्चंस करते हैं सर। डन। कि सर आपकी सर लाइफ में या ट्रेडिंग में तीन ऐसी लर्निंग्स जो आप ऑडियंस को देना चाहो। तो सबसे पहले है पेशेंस, ऐसी कमोडिटी है जो आजकल दुनिया में रेयर इन सप्लाई है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी के अंदर पेशेंस नहीं है, हम लाइन में 5 मिनट नहीं खड़े हो पाते, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। पेशेंस ले आओ किसी भी फील्ड में, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें हेल्प करेगा। सही चीज, हर चीज का एक सही समय होता है, दैट इज नंबर 1। सेकंड लेसन जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि लेट्स एक्सेप्ट, ब्लंट में बता रहा हूँ, हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती है। बहुत लोग ये बोलते हैं ना मेरा नसीब खराब है, नसीब खराब है, मेरा भी नसीब खराब था, ठीक है। बट आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। पहली चीज है जिसका नसीब अच्छा होता है ना, ऐसा नहीं है कि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस हाँ उसका ये रहेगा, जैसे मार्क जुकरबर्ग या बिल गेट्स बोलते हैं। बिल गेट्स का मैं क्यों कहता हूँ उसका नसीब अच्छा है, बिकॉज बिल गेट्स कंप्यूटर में इंटरेस्ट लिया, और जिस समय पे किसी भी स्कूल में कंप्यूटर नहीं था, यूएस में एकमात्र बिल गेट्स का कॉलेज था, स्कूल था जहां पर कंप्यूटर था, तो उसको फर्स्ट एक्सेस मिला। तो मैं ये नहीं कह सकता वो लकी नहीं था। बिल गेट्स रिस्क इसलिए ले पाया, उसके घर वाले अच्छे खासे लॉयर थे, वो नहीं कर पाता तो भी उसके पास बैकअप था। तो नसीब होता है। तो एक वो था कि उसने 20-25 साल में मिलियनर बिलियनर बन गया। तो एक है, या तो आपके पास नसीब हो, अगर नसीब नहीं है ना तो भी तरीका है। तो आप वर्क जो करते हो, हार्ड वर्क करते हो, उसको डबल ट्रिपल कर दो। मैंने वो रास्ता अपना लिया, मैंने बोला ठीक है भैया नसीब नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है, अपन डबल ट्रिपल काम करेंगे, क्या है। तो वो डबल ट्रिपल से आप मेकअप कर लेते हो, तो आपका नसीब नहीं है, आपने काम किया, आप वहां पर आ गए। तो दूसरी चीज है जो बोलते हैं ना, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट, इस चीज पे भरोसा करो। तो नसीब को कोसना बंद करो, डबल ट्रिपल काम करो, कभी ना कभी रिजल्ट मिलेगा। तो इस पे आप भरोसा रखो, दैट इज द सेकंड। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल आपको रहना चाहिए, चाहे बिजनेस करें, स्टॉक मार्केट करें, कुछ भी कर रहे हैं। स्पिरिचुअल का मतलब मैं रिलीजन नहीं लेके आ रहा हूं कि भाई आपको दिन भर पूजा पाठ करना है, ये करना है। एवरीथिंग कुड बी डिफरेंट, हो सकता है कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई क्रिश्चियन हो, सबका एक है। बट स्पिरिचुअलिटी इज लाइक कि आपके अंदर एक मोरालिटी हो, आप किसी चीज से डरो, आपके अंदर एक फीलिंग रहे, प्लस आप उसको अलग अलग तरीके होते हैं अटेन करने के। आप मेडिटेशन कर लो, आप माइंडफुलनेस कर लो, काफी सारी चीजें हैं। तो स्पिरिचुअल रहो, बिकॉज आप मानो ना मानो स्पिरिचुअलिटी से आपकी इंट्यूशन बढ़ती है, और इंट्यूशन ही वो चीज है जो लाइफ के बहुत बड़े डिसीजंस में आपको हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आपके लाइफ का, बिजनेस का सबसे बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपका इंट्यूशन कह देगा बॉस ये गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ इंडिकेशन देगा, आप वहां से बच जाओगे। तो आज एक एग्जांपल देता हूं, आज एकदम आज का मैं बताता हूं, बिल्कुल आज ट्रेडिंग का डे बता रहा हूँ। ट्रेडिंग, मैं एक्टिव ट्रेड भी करता हूँ, ठीक है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी आज बोल रहा था कि आज ना आज लॉन्ग मत करना। लॉन्ग मत करना मतलब ऊपर मत जाना, ऊपर का मत लेके जाना। जो भी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है, आज मेरे अंदर से वो इतनी ज्यादा इंट्यूटिव फीलिंग आ रही थी, मार्केट ऊपर का दिख रहा है लेकिन मैं इतनी इंट्यूटिव फीलिंग आ रही थी कि यार ये चीज ना नहीं टिकेगी आज ये। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने फिर कुछ पोजिशंस बनाए सुबह 11 बजे के आसपास, ठीक है, 11 बजे के आसपास बेरिश पोजिशंस बनाए। मैं वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। आपको पता है 2:30 बजे तक कुछ नहीं, टाइम पास टाइम पास टाइम पास। 2-2:30 बजे थोड़ा सा हल्का सा हिंट आया कुछ हो सकता है। 3 बजे, 3:30 बजे बंद होता है, 3 बजे जो मैं सोच रहा था वही चीज हुई, धड़ 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 गिरा, और वहां पर मेरा काम हुआ। मैंने जो पोजीशन लिया था स्टूडेंट्स है, तो ये इंट्यूशन से आया। मैं सिर्फ एनालिसिस नहीं कहूंगा, ये एक इंट्यूशन मेरे को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, और शायद ये स्पिरिचुअलिटी का भी थोड़ा सा इसमें गेम था।
फॉर कंफर्मेशन बेसिस सर, मैं अगर ट्विटर पे देख रहा था तो आप ट्विटर पे भी अपडेट कर रहे थे कि मतलब शॉर्ट मत करो, मतलब शॉर्ट मैं देख रहा था। वो हाँ, तो मेरा वही था, और मैंने एक ट्वीट भी किया हुआ था कि ये मार्केट ने पूरा घुमा दिया है 43-44,000 के बीच में, और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोला पहले ये जाएगा। और मैंने, हाँ, आपने ट्वीट अगर देखा होगा तो उसी के पहले देखा था कि हम्म। अगर मार्केट गिर विर जाए तो फिर बोलना मत कि बोलना भाई मत, बताया नहीं था। हाँ, हाँ, मुझे बोलना मत, बोल मैंने बताई नहीं, मैं बोलना मत, सबको बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये चीज है, तो ये ना यार दोस्त, बहुत लोग इसको एनालिसिस समझते हैं, बट मैं कहूंगा ये स्पिरिचुअलिटी। तो ये तीन है: पेशेंस, स्पिरिचुअलिटी रखो, और हार्डर द वर्क द लकियर यू गेट। ये तीन लेसन। और सर लास्ट क्वेश्चन सर कि जी। जो लाइफ में आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट अब तक क्या रहा है और आपने उसको टैकल कैसे किया? हम्म। यार लोएस्ट, टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं समझ पाऊंगा कि लोएस्ट कौन सा था, हो सकता है आने वाले समय में भी आए। हम्म। लो पॉइंट्स काफी रहे हैं, एक दो क्विकली बता देता हूं। हम्म। जैसे एक बार क्या हो गया था कि एक मेरा पॉडकास्ट लिया था एक व्यक्ति ने, जो कि काफी बड़ी वो चलाते हैं, तो वो पुणे आए हुए थे, तो हम्म। उन्होंने पुणे क्लब बुक किया हुआ था, तो मैंने बोला हम्म। ठीक है हम करते हैं वो हम्म। पॉडकास्ट। अब उस समय पे क्या हो गया था कि उस क्लब में हर रूम पे जहां पर हमारा शूट था, वो शूट आउटसोर्स किया हुआ था, वो कोलकाता से आए हुए थे मेरा शूट करने के लिए। तो वो होता है ना 3 घंटे के लिए वीडियोग्राफर और ये सब वो लेके आते हैं, तो मैं वो समझता हूँ वो वाली चीज पे। तो वो लेके आए थे, तो उस समय पे क्या हो गया था, वो शूट पे हमारे रूम पे ना एक सोफा और एक चेयर थी। तो हमने क्लब मेंबर को बोला कि यार एक काम करो, दोनों इक्वल कर दो, क्योंकि जब हम जस्ट बैठे तो हमको रियलाइज हुआ कि एक जन ऊपर हो रहा है एक जन नीचे हो रहा है। तो हमने बहुत कोशिश करी, करीब आधे घंटे कोशिश करी, वो मानने को तैयार नहीं। हमने बोला यार साइड के रूम से उठा के रख दो, हम खुद रख देंगे जाके, आप इतना क्यों टेंशन। बट वो मानने को बोले पॉलिसी नहीं है। अब हम बिल्कुल हैरान, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टूल पे बैठ जाता हूँ, आप सोफे पे बैठ जाओ। इंटरव्यूअर को बोला, बट इंटरव्यू बोला यार मैं तो इंटरव्यू लेने आया हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, आप सोफे पे बैठो। सोफा क्या था, थोड़ा नीचे था और हंच्ड था, मतलब उस पर कोई बैठेगा तो वो सेट टाइप का लगेगा, ठीक है। और स्टूल स्टूल तो कैसा था, नॉर्मल सा रहता है, आप बैठ जाओ ऐसा करके, ठीक है। तो फाइनली हमने ये सोचा यार हम कोशिश तो कर रहे हैं, इक्वल नहीं मिल रहा है, क्या कर सकते हैं। फिर मैंने बोला, हम दोनों ने डिसाइड किया यार नॉलेज देना जरूरी है, बाकी सब जाए भाड़ में, ठीक है, हम ये चीज करते हैं। हमने वो शूट किया, उन्होंने भी बोला यार तो बहुत ही गजब हुआ है, ये तो बढ़िया जाएगा। हमने, और गया भी, वो 6-7 लाख व्यू गए होंगे उसमें, 6 लाख व्यूज गए। अब जब वीडियो आता है तो खतरनाक हेट कमेंट्स आ रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं क्यों, क्योंकि वो जो सोफे में बैठा हूं, तो जिसको ये पूरा इंसिडेंट नहीं पता उसको ऐसा लग रहा है बॉडी लैंग्वेज से कि यार ये तो सेठ राजा जैसा बैठा हुआ है, देखो इसके अंदर कितनी अकड़ है, सामने इतना एक्सपीरियंस वाला इंटरव्यूअर बैठा और ये इतना अकड़ में बैठा हुआ है। तो मैक्सिमम लोग फिर कमेंट्स में क्या होता है, एक जन दूसरे को पढ़ता है, फिर वो शुरू हो जाता है। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू दैट काइंड ऑफ सोशल मीडिया हेट। तो वो मेरे को थोड़ा सा होगा। तो उस समय पे हमने हमारे मदर से जब बात करी थी, जो काफी स्पिरिचुअल हो चुकी थी उस समय तक, है ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा था कि यार देख, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुमको गिल्ट नहीं होना चाहिए। अपने माइंड को फोकस करो, ये तो तब तो आसान नहीं था, बिकॉज स्पेसिफिकली जब आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि बस बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। फिर मेरे को थोड़ी रियलिटी समझ में आई थी सोशल मीडिया की उस समय पे, कि सोशल मीडिया में आप जितना बढ़ोगे उतना एनबीए। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि फेम कम्स एट अ प्राइस। आप जितना ज्यादा ऊपर जाओगे ना, एक प्राइस है, और ये प्राइस है कि आपके जेलस भी होंगे, हेटर्स भी होंगे, लेकिन आप परसेंटेज वाइज देखो, आज मेरे को अक्रॉस द प्लेटफॉर्म 1 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, 1.2 मिलियन अक्रॉस द प्लेटफॉर्म करते हैं। अब 1.2 मिलियन का मैं 5% निकालूंगा तो वो सम थाउजेंड्स पे आता है। तो अचानक से मैं उस 1000 में से 500 कमेंट देखूंगा तो मैं तो टेंशन में आ जाऊंगा, अगर एक नॉर्मल बंदा हो। लेकिन आप वो देखो कि देयर आर जस्ट 5%, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। दैट वाज वन लो लाइफ। एंड सेकंड है ट्रेडिंग का, एक बार 21 लाख का नुकसान किया था, तो वो मैंने उसके बारे में काफी जगह पे बताया हुआ है, तो काफी हताश निराश था, लेकिन आई कुड मेक अप विद दिस थिंग। एक चीज मैं फियर करता हूँ, वो शायद मेरा लोएस्ट लाइफ होगा, और मैं चाहता नहीं वो कभी आए, बट अनफॉर्चुनेटली विधि का विधान है, वो कभी ना कभी आएगा। ऑफ मेरे को बहुत कभी कभार डर लगता है लूजिंग माई पेरेंट्स। आई मीन यार देखो, एज है, क्रोनोलॉजी है, कभी ना कभी होगा। आई थिंक दैट वुड बी माई लोएस्ट पॉइंट, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो मैं आज भी कभी ना कभी अपने आप को मेंटली उस डे के लिए, क्योंकि उसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, ये नहीं है कि मैं आई एम ट्राइंग टू अट्रैक्ट दैट, बट मैं कहीं ना कहीं वो डीपली एक्सेप्ट करता हूँ यार, कि आज नहीं तो कल वो दिन आएगा। वो हो सकता है 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, तो वो शायद मैं सह नहीं पाऊंगा। तो यार उसके लिए मैं, वो मेरा शायद लोएस्ट पॉइंट रहेगा, टू बी ऑनेस्ट, वही लोएस्ट पॉइंट सेम सर, सेम सेम फीलिंग्स। रहेगा यार। तो अब सर वही है यार, वो आया नहीं जी। कोई इशू नहीं है। तो सर एक रैपिड फायर करें सर? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आ, ज्यादा टफ मत पूछना, हाँ। नहीं नहीं, 5-7 क्वेश्चन था बस, 5-7। डन 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 डन। डन। तो सर रैपिड फायर पहले क्वेश्चन, इक्विटी या एफ एंड ओ? FNO। बैंक निफ्टी और निफ्टी? बैंक निफ्टी। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग? बाइंग।
ओके, मोर प्रेफरेंस आप किसको दोगे, साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट? हो अच्छा। um, वैसे तो मैं हर जगह साइकोलॉजी बोलता हूँ, बट रिस्क मैनेजमेंट। अब फेम, जितना कैपिटल हो गया उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। ठीक है, हाँ। फेम और मनी, फेम। रियल एस्टेट और स्टॉक्स, स्टॉक्स। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग? ट्रेडिंग। सर, DIY इन्वेस्टिंग, डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टिंग और यूजिंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर? DIY। DIY। सर, एक लास्ट शायरी, जो मोटिवेटिंग शायरी, एंडिंग नोट ऑफ दिस पॉडकास्ट। अरे यार, ये सब शायरी आजकल पूछने लग गया। मैं शायरी, ऐसा मैं शायर हूँ नहीं, बट रुको यार, मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट यहीं पर बना देता हूँ। हाँ हाँ ये कुछ भी रैंडम बना रहा हो गाइस, हाँ जज मत करना, ठीक है? तुम्हारा पॉडकास्ट ना, तुम्हारे हिसाब से बनाते हैं, चलो। अ, देखो, एक दिन तो सबको मरना है, इस दुनिया से जाना है, ठीक है? एक दिन तो सबको मरना है, इस दुनिया से जैसे जाना है। जाना है। जाना है। इसलिए पूरी कोशिश करो आज ही के दिन कि अपने लक्ष्य को पाना है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैंने सोचा भैया लक्ष्य को भी ले आते हैं, और बिल्कुल अरे सिंक हो रहा नहीं है। सर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इसकी, देखो, जाना किसी को इसका स्ट्रेस लेने का कोई टेंशन हम्म, नहीं है, बढ़िया, लेकिन अपने लक्ष्य पे वर्क करो, ताकि जाने से पहले अपने लक्ष्य को पाना है। वाह ये वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। तो थैंक यू थैंक यार। यू सो मच अभिषेक सर फॉर कमिंग ऑन टू आवर पॉडकास्ट। बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू फॉर डूइंग इट अभिषेक सर। थैंक यू सो मच लक्ष्य, एंड होपफुली आपके ऑडियंस को भी कुछ सीखने मिला, एंड सबसे बढ़िया बात है, यू आर अ गुड होस्ट, सो कीप इट अप। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू सो मच।